हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th के, जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास 10th के साइंस के रिलेटेड यानी कि चैप्टर वाइज सभी वीडियोस में डालूंगा, सभी नोट्स मैं बना के डालूंगा। और मैं पहले नोट्स बनाता हूं, उसके बाद फिर डालता हूं दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे जो है चैप्टर अध्याय 2 आम्ल क्षार यौगिक लवण। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। और मैंने अपना उद्देश्य भी लिखा है दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। तो हम शुरू कर लेते हैं जो है अध्याय 2 आम्ल क्षार यौगिक लवण। इसको ध्यान से आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल अकाउंट दे देंगे, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इस चैप्टर में हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर लेकर के आएंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगले चैप्टर हम आपको और विस्तार रूप से और ही बढ़िया रूप से पूरे चैप्टर को समझाते हुए बताते हुए लेकर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आम्ल क्षार यौगिक लवण। सबसे पहले हम अगर अम्ल की बात कर लें तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण HCl H2SO4। ठीक है, इसको आप याद करके रखेंगे। ठीक है, यानी कि अम्ल क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। सबसे बड़ी बात, अगर अम्ल की बात पूछा जाए तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब हम क्षार की बात कर लेते हैं दोस्तों। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि ये अगर अम्ल होगा तो क्या करेगा दोस्तों? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, और दोनों के स्वाद में अंतर है। ये खट्टा होता है, ठीक है दोस्तों, और ये कैसा होता है? ये कड़वा होता है। ठीक है, यानी कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा, और क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। उदाहरण देख लीजिए, NaOH या KOH आदि ऐसे उदाहरण है आपके सामने। फिर अगली बार हम लवण की बात कर लें। लवण अम्ल व क्षार की क्रिया करने से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षार मिला दिए जाएं आपस में तो ऐसी स्थिति में हमको क्या मिलता है? लवण मिलता है और जल मिलता है। देखिए यहाँ नीचे ध्यान से आप देख लेंगे, ये उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, इस उदाहरण को आप ध्यान से देखेंगे, ये उदाहरण है। ठीक है, यानी कि अम्ल और देखिए ये अम्ल है, ठीक है, और ये क्षार है। ठीक है, अम्ल और क्षार को जब एक आपस में मिलाया गया तो क्या मिला? लवण और जल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़िए। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अम्लीय हो जाएं और क्षारीय हो जाएं, ऐसे माध्यम में बदल जाए, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्या है? अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कैसे होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक पहले मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को आप बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद हम आपको एक एक अपक्रिया के साथ बताएंगे। यानी कि अगर क्षार की धातु के साथ अपक्रिया हो तब क्या होगा, तो वहाँ पर भी आप जो है एग्जाम्पल बढ़िया से देख लीजिए। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार अम्ल व क्षार की अपक्रिया धातु से करवाने पर H2 गैस मुक्त हो जाती है। यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। और मुक्त H2 यानी कि मुक्त हाइड्रोजन गैस की जांच निम्न उपकरण की सहायता से कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें मैंने बहुत बढ़िया से एक बीकर और परखनली के साथ जो उदाहरण होता है मैंने बताया है, तो इसको आप बहुत बढ़िया से नोट्स को तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैंने बताया है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी कमेंट कर देंगे और मैं उस ईमेल पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बनी गैस के बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ चलते हैं तो यह गैस हाइड्रोजन होती है। यानी कि क्या कह रहा है? यदि जो गैस का बुलबुला बन रहा है ना, यदि अगर गैस का बुलबुला जो बन रहा है उसकी आवाज फट फट की हो तो यह गैस कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, और नीचे जो है धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे होता है इसके बारे में नीचे बढ़िया से बता दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इस साइड में बढ़िया से इसके बारे में मैंने बता दिया है, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे होता है। ठीक है, चलिए
जब इस प्रकार उत्पादित CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को परख नली में भरे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो CaOH2 का रंग दुधिया हो जाता है, जो कि CaCO3 बनने के कारण होता है। यानी कि वहां पर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग चेंज हो जाता है, दुधिया हो जाता है, और वो कैसा हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका रंग दुधिया हो जाता है। और ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी कमेंट कर देंगे, मैं ईमेल पर आपके मेल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, ये भी उसी का ही हिस्सा है। यदि अधिक देर तक CO2 को प्रवाहित किया जाए तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि अगर अधिक देर तक CO2 को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, मार्बल आदि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हो जाएंगे। अब चलिए एक एक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में प्रक्रिया करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, जल बनता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बता रखा था कि अम्ल और क्षार जब मिलेगा तो लवण और जल बनेगा, लवण और जल मिलेगा आपको बाहर की स्थिति में। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब चलिए अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कैसे होती है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने समझा रखा है, इसको आप समझ लीजिए। यानी कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अगर एक में मिलाएंगे तो लवण और जल मिलेगा। ठीक है, चलिए कॉपर क्लोराइड बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉपर क्लोराइड बनेगा तो जो विलयन आपके पास, जो विलयन आपको मिलेगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हरित। कैसा हो जाएगा, नीला हरित हो जाएगा उसका रंग। ठीक है, चलिए क्षार की अधातुक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया किस तरह से होता है तो उसको मैंने नीचे समझा रखा है, और ये लिखित में भी मैंने बता रखा है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यानी कि अगर धातु ऑक्साइड हो जाएगा तो क्षारीय होगा, लेकिन अधात्विक होगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। दोस्तों इन चीज़ों को आप बढ़िया से रट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया हो, ये कंपटीशन बेस के लिए भी बहुत निर्भर है। बहुत अच्छा नोट्स है, तो वो इस नोट्स को ले लेंगे और इस नोट्स को पढ़ेंगे, जिससे उनका ज्ञान डे बाय डे बढ़ता रहेगा। चलिए अम्ल व क्षारों में समानता, अगर अम्ल व क्षार की समानता देखी जाए तब क्या होगा, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन, यहाँ पर देख लीजिए अम्ल व क्षारों में समानता, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं और आयन मुक्त करते हैं। ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करते हैं। चलिए अब तनुकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तनुकरण क्या होता है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या प्लस में कर दिया जाए OH प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। इसमें अम्ल या क्षार को तनुकृत हो जाते हैं, यानी कि इसमें अम्ल या क्षार अगर मिला दिए जाए तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अधिक संख्या में H प्लस आयन देते हैं। यानी कि अगर प्रबल अम्ल आपको देखना हो कि ये अम्ल कैसा है, प्रबल है या कैसा है, तो वो क्या करेगा, वो H प्लस आयन देगा, H माइनस नहीं देगा, H प्लस आयन देगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस में जाएगा। तो वो कैसा आयन होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, वो कैसा अम्ल होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या करेगा, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं। मतलब ये भी H प्लस आयन देता है, और ऊपर ध्यान दीजिएगा ये भी H प्लस आयन देता है, लेकिन ये क्या होगा, ये अधिक संख्या में आयन देता है, और ये क्या कर रहा है, ये आपका आयन कम संख्या में दे रहा है। ठीक है, यह आयन क्या कर रहा है, कम संख्या में दे रहा है, तो इसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे और इसको प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें, और पूरे वीडियो को देख करके अगर आपके अंदर कोई सुझाव आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो में अगर गलती हो रही है तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ लें। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल की pH मान
यानी कि जब वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अधिकतर प्राणी पीएच परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अतः अम्लीय वर्षा प्राणियों और पौधों के लिए हानिकारक होती है। अगर अम्लीय वर्षा हो जाएगी यानी कि क्या होता है, वो शुद्ध जल नहीं होगा। यानी शुद्ध जल का अगर पीएच मान पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, तो यह क्या है, 5.6 से कम होगा तो अम्लीय होगा, यानी कि खारा होगा, तो ऐसे खट्टा होगा। ऐसी स्थिति में अगर वर्षा हो जाए तो हमारे लिए यानी कि पेड़ पौधों के लिए और प्राणियों के लिए हानिकारक होगी। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान क्या होता है, यह अत्यंत ही रोचक है कि हमारा उदर यानी कि जो अंदर की बात कर ले, उदर हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पीएच 1.2 उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यानी कि जब हमारा उदर जो होता है, जब ज्यादा, उदर का मतलब पेट समझ लीजिए, उदर जब हमारा उदर ज्यादा आयन यानी ज्यादा अम्ल पीएच मान ज्यादा अम्ल फेंकना शुरू कर देगा तो क्या होगा, जलन होना शुरू हो जाएगा और जलन के साथ साथ क्या होगा, दर्द भी होगा। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटीसिड अम्ल की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है। चलिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी कि अगर पीएच में परिवर्तन हो जाए तो किस तरह से हमारे मुंह के दांतों का क्षय होने लगता है, यानी कि दांत झड़ने लगते हैं या दांत टूट जाने लगते हैं, यह किस स्थिति में होता है। तो क्या होता है दोस्तों, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जाता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रोका जा सकता है। यानी कि ये सारे काम जब आप करेंगे तभी दंत क्षय रोक देंगे, और नहीं तो अगर 5.5 से कम हो जाएगा किसका, जल का पीएच मान, तो क्या होगा, आपके मुंह के अंदर दांत है ना, उनका क्षय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पशुओं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, जिसके कारण शरीर में दर्द जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल पादप के डंक वाले बाल मैथेनाइल अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि मधुमक्खी के डंक मारने पर दर्द क्यों होता है, तो आपके पास उसका जवाब होगा कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो एक अम्ल छोड़ती है जो कि जहां पड़ती है वहां क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको, दर्द एवं जलन होता है। तो इस स्थिति में हमको क्या होता है, मधुमक्खी के डंक मारने पर दर्द एवं जलन होता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, और इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, यानी कि कल वाले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ हम जो है बात चर्चा करते हैं। और अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बनता है, और साथ ही साथ आप हमको प्यार देते रहेंगे, आपके लिए मैं और ही बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, मैं बहुत जल्द ही हिंदी की संपूर्ण ग्रामर, यानी कि हिंदी पूरी तरह से हिंदी व्याकरण का वीडियो में बनाने वाला हूं, और बिल्कुल नोट्स भी मैं दूंगा। आपसे मैंने खुद कहा है कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट्स ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप हमारे YouTube अकाउंट में के कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल अकाउंट कमेंट करेंगे, और जीमेल अकाउंट पे मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।